पैसों वाली बहू। कहते हैं ना, शादी ब्याह एक लेवल में ही हो तो ठीक रहता है, नहीं तो अरे क्या सारा दिन कमरे में ब्यूटी पार्लर वाली को बुलाकर बैठी रहती है बहू। कभी गलती से किचन में देख ले टोकरी में कौन सा आलू सड़ रहा है, टमाटर फ्रिज में गल रहा है। अब आलू टमाटर को गलता देखते देखते मेरी स्किन गल रही है माँ जी, वो ना ठीक कराऊं। बाल देख रही हैं आप, झाड़ू हो गए हैं झाड़ू। हाँ हाँ, तो तेल लगाकर मालिश करना, दही लगा, घर की कितनी सारी चीजें लगा सकती है। ये क्या बालों को केमिकल लगा लगा कर हरा लाल रंग करवा लेती है। ओ सासू माँ, ननद जी के बालों पर भी ये सब किया करो। मेरा तो भूल ही जाओ कि मैं ऐसी लोकल चीजों को अपने ऊपर यूज भी करूंगी कभी। तभी वहाँ ननद आ जाती है। माँ देखो तो ये टी शर्ट कैसी लग रही है। अरे वाह बेटी, ये रंग तो बड़ा अच्छा लग रहा है तुझ पर। माँ सिर्फ 100 रुपए की है, लग नहीं रही है ना। ओ प्लीज, कहाँ से लाई हो ये 100 रुपए की टी शर्ट। हम लोगों के घर की तो नौकर भी ये ना पहने। तभी वहाँ बहू का पति आ जाता है। राशि, शीतल की तुलना क्या तुम अपने घर के नौकर से कर रही हो? अरे छोड़ो ना भैया, ये बताओ टी शर्ट कैसी लग रही है। बहन नहीं चाहती थी कि उसके कारण भाई और भाभी के बीच लड़ाई हो, लेकिन राशि, लास्ट ईयर मैं लंदन गई थी ना, तब की फोटो। वैसे तुम लोग कहाँ कहाँ गए हो? भाभी हम तो हरिद्वार, शिमला और हाँ एक बार तो नैनीताल भी गए हैं। ये कोई जगह है घूमने की? लंदन तो स्वर्ग है, स्वर्ग। ऐसी बात नहीं है भाभी, हमारे देश में भी कई जगह ऐसी है जो दुनिया में कहीं नहीं है। जैसे गुलबर्ग गई हैं क्या आप? नो वे, मैं स्विट्जरलैंड गई हूँ। तो फिर जब गुलबर्ग नहीं देखा तो क्या देखा? भारत का क्या, दुनिया का स्वर्ग है वो। बात भी तो सच थी। राशि की बोलती शीतल के सामने बंद हो जाती है। एक दिन, अरे यार बाजार जाना है, कोई गाड़ी भी नहीं है यहाँ तो। अरे बहू, बाहर निकलेगी तो कोने से हरी वाली बस मिल जाएगी। 5 रुपए में बाजार। अरे ना हो तो रिक्शा कर लेना, 20 रुपए लेगा। लेकिन क्या फायदा, बस से ही निकल जा बेटा। हाँ, कैसी बात कर रही है? बस में कितने अनहाइजीनिक लोग बैठते हैं, पता भी है आपको? पता नहीं कौन क्या करता है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, और मैं उन लोगों के बीच बैठ जाऊं। अच्छा बहू, एक बात बता, तुम लोगों के घरों में जो ड्राइवर काम करते हैं ना, उन लोगों का पता है तुम्हें कि वो कहाँ से आते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? अरे माँ जी, आपसे कौन बहस करे, टैक्सी ही बुला लेती हूँ। कौन इतनी पेन ले गर्मी में। अरे बहू, पैसे बचाना सीख, तो पैसे बचाएगी तो मुसीबत के वक्त काम आएंगे। मुसीबत, वो भी पैसों को लेकर? अरे माँ जी, हम लोगों के घर की तो कटोरी भी चांदी की होती है। अरे भगवान ना करे कि जरूरत पड़े, लेकिन जरूरत बताकर नहीं आती बहू। तभी वहाँ ननद आ जाती है। भाभी, आपके पापा किस प्रोफेशन में है? मतलब चांदी की कटोरी में खाना। जरूर बड़े व्यापारी होंगे ना? अरे नहीं नहीं, वो फाइनेंसर है। यहाँ का पैसा वहाँ और वहाँ का पैसा यहाँ, समझ लो टोपियाँ घुमाते हैं बाजार में। तो सोचो, आपके पापा ने भाई से आपकी शादी क्यों की होगी? वो तो ऐसा नहीं करता, सिंपल सी नौकरी करता है वो तो। वो क्या था कि पापा को आप लोगों का बड़ा मकान और सिंपल सी जिंदगी अच्छी लगी। वो इसलिए भाभी कि हम उतना ही खर्च करते हैं जितना जिंदगी जीने के लिए जरूरी होता है। जैसे आप लोग बड़ी बड़ी कोठी में रहते हो, लेकिन है तो किराए की ना, और हम लोगों का मकान अपना है, जिसे पापा और माँ ने एक एक पैसे जोड़कर बनाया है। हाँ, वो तो हम लोग भी सोच रहे थे लेने के लिए, लेकिन बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मिलकर इससे बड़ा मकान बनाओ, तब तो बात बने। कैसी बात कर रही हैं आप? मैं तो सोच रही थी कि इसे बेचकर पॉश इलाके में मकान ले लूं। अरे मैं जब तक जिंदा हूँ मेरा मकान नहीं बिकेगा, ये फाइनल बात है। तो इस छोटे मोहल्ले में ही रहना चाहती हैं आप हमेशा? अरे मैं तो सोच रही थी कि। तभी डोरबेल बजती है और सामने खड़े होते हैं राशि के पापा मम्मी। अरे मम्मी पापा, आप दोनों आइए आइए। जा बेटा शीतल, जाकर अंकल आंटी के लिए पानी ले आ। क्या बात है भाई साहब, आप लोग परेशान दिख रहे हैं, सब ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? वो कहाँ परेशान होंगे, इतना पैसा है इन लोगों के पास, तो परेशानी तो भूल कर भी नहीं आनी। तभी राशि की माँ सास के सामने रोने लगती है। अरे क्या बताएं बहन जी, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। ये तो भला है कि भले घर में राशि की शादी करवा दी, वरना अब तो हम लोगों के पास रहने के लिए छत भी नहीं है, इसलिए आप लोगों के पास आए हैं। अरे अरे कैसी बात कर रहे हैं समधन जी, ये घर भी तो आप लोगों का ही है, यहाँ रहिए जितने दिन मन करे, जब ठीक हो जाए सब तो चले जाइएगा। क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? और भाई और भाभी वो लोग
आप लोगों का बैंक बैलेंस? अरे किस बैंक बैलेंस की बात कर रही हो बेटी? हम लोगों ने तो कभी चवन्नी भी नहीं बचाई, सिर्फ उड़ाया है। उसमें कैसे बैंक बैलेंस होता? घर तो किराए का था ही। बाकी तेरी भाभी ने थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी थी उसे बेचकर पॉश इलाके में घर लेने की जिद की थी। प्रॉपर्टी बेच तो दी, लेकिन जो पैसे आए वो भी उड़ा दिए। अब हम दोनों को घर से भी निकाल दिया। अब ना घर है ना पैसा, जीवन फिर से शुरू करना पड़ेगा। हाँ बहन जी, लेकिन इस बार एक बात तो गांठ बांध ली कि झूठी शान और दिखावा किसी का सगा नहीं होता। राशि सास की तरफ ऐसे देखती है जैसे अपनी गलती का एहसास कर रही हो। प्रेग्नेंट नर्स बहू। सुषमा की बहू विनीता एक हॉस्पिटल में नर्स थी, लेकिन उसे डॉक्टर से भी ज्यादा नॉलेज थी। हॉस्पिटल में सब विनीता की तारीफ किया करते थे। सुषमा का बेटा यानी कि अंकित अपनी बीवी विनीता से बहुत प्यार करता था और उसे अपनी पत्नी की काबिलियत पर बहुत भरोसा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और शादी के 8 महीने बाद विनीता प्रेग्नेंट हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा इकलौता बेटा है और अब इसका बच्चा इस दुनिया में आएगा। मैं दादी बन जाऊंगी, दादी। मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आपको खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ माँ। देखो बेटा, वैसे तो विनीता नर्स है, उसे अपने बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी ना आजकल बच्चे पैदा करने में बड़ी परेशानी होने लगी है। उसे कहना कि वो अपना अच्छे से ख्याल रखे। अरे माँ, आप है ना, आपके रहते हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। मैं तो अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाली हूँ। उसे अच्छे से खिलाऊंगी पिलाऊंगी, तभी तो मेरा पोता या पोती एकदम हेल्दी पैदा होगा। कुछ दिनों के बाद सुबह के वक्त। अरे विनीता बहू, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं मम्मी, अपना हेल्थ चेकअप कर रही हूँ, और क्या। लेकिन ये ब्लड प्रेशर की मशीन और ये तुम्हारे हाथ में इंजेक्शन कैसा है? अरे मम्मी जी, मैं अपना ब्लड प्रेशर चेक करके देख रही थी। प्रेग्नेंट होना और ऐसी हालत में ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बेटा, इन सब कामों के लिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अपना चेकअप खुद करने की क्या ज़रूरत है? और ये इंजेक्शन किस लिए लाई हो? मम्मी जी, इससे मैं अपना ब्लड सैंपल लूँगी और हॉस्पिटल में जाकर अपना ब्लड चेक करवा लूँगी। अरे ऐसा भी कोई करता है भला? अपने खुद के हाथ से खुद का ब्लड सैंपल भी कोई निकालता है क्या? मम्मी जी, ये मेरा रोज़ का काम है, इसमें क्या है? मैं जब खुद से ये सब कर सकती हूँ तो किसी और से क्यों करवाऊँ? अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। कुछ दिनों के बाद सुषमा अपनी बहू को फिर से इंजेक्शन लगाते हुए देखती है और अंकित भी उस वक्त वहीं पर था। अरे विनीता, ये तुम क्या कर रही हो? तुम प्रेग्नेंट हो, इस तरह खुद को इंजेक्शन लगाने की क्या ज़रूरत है? अब तू ही समझा बेटा। पिछली बार भी अपना ब्लड सैंपल खुद ही कलेक्ट कर रही थी, तब भी मैंने इसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये तो मेरी बात सुनती ही नहीं। अरे मम्मी जी, मैंने पहले भी कहा था ना, बड़े हॉस्पिटल में नर्स हूँ मैं, और क्या करना है क्या नहीं मुझे अच्छी तरह पता है। हाँ, लेकिन तुम खुद को इंजेक्शन क्यों लगा रही हो? अरे इंजेक्शन नहीं है, प्रेगनेंसी में कुछ वैक्सीन लगवाने होते हैं, बस वही लगा रही हूँ, और क्या। और फिर एक दिन रात को अचानक विनीता की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ विनीता? तुम ठीक तो हो? तुम तो खुद अपना इतना ख्याल रखती हो, तुम्हारी तबीयत कैसे बिगड़ गई? पता नहीं अंकित, ऐसा लग रहा है कि वीकनेस हो रही है, बहुत कमज़ोर सा महसूस कर रही हूँ पिछले कुछ दिनों से। तुमने तो अपना ब्लड सैंपल दिया था ना हॉस्पिटल में, उसकी रिपोर्ट आई या नहीं? कल सुबह ही आ जाएगी, तब सब कुछ पता चल जाएगा। अगले दिन सुबह के वक्त। विनीता, तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट तो आ चुकी है। तुम्हारी बॉडी में तो आयरन की बहुत कमी है, देखो तो ज़रा। अरे हाँ, इसके हिसाब से तो मुझे ब्लड चढ़ाना चाहिए, वरना डिलीवरी के वक्त बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। मैं एक काम करती हूँ, ब्लड चढ़वा लेती हूँ। ऐसा कैसे ब्लड चढ़वा लेती हूँ? पहले डॉक्टर से जाकर पता करो और हॉस्पिटल में जाकर ब्लड चढ़वाओ। ये सब काम बिना किसी डॉक्टर की सलाह के नहीं करने चाहिए। मम्मी जी, आप फिर से शुरू हो गई ना। क्या करना है क्या नहीं मैं
अच्छे से जानती हूँ, मैं खुद कर लूंगी। और विनीता हॉस्पिटल से ब्लड की बोतल का इंतजाम करती है और खुद अपने ही हाथों से खुद को घर में रहकर ब्लड चढ़ा लेती है। अगले दिन, विनीता अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? देखो, मुझे पता था ब्लड चढ़ते ही मेरी सारी वीकनेस दूर हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ठीक हूँ मैं। कुछ दिनों के बाद विनीता की प्रेगनेंसी का 8वां महीना शुरू हो चुका था और एक दिन सुबह के वक्त विनीता अच्छे से तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ विनीता, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? बहुत दिन हो गए हॉस्पिटल नहीं गई, सोच रही हूँ आज ड्यूटी पर चली जाती हूँ। डॉक्टर का भी फ़ोन आया था अभी अभी। लेकिन बेटा, अब तुम्हारा 8वां महीना चल रहा है, ऐसी हालत में तुम्हें घर में आराम करना चाहिए और डिलीवरी करवाने तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्यों मम्मी जी, डिलीवरी करवाने में क्या प्रॉब्लम है? ये तो मेरा जॉब है और हॉस्पिटल में दिन रात यही तो करवाती थी। आपने कहा कुछ दिन काम पर मत जाओ, इसलिए नहीं गई। हाँ मम्मी, वैसे विनीता ठीक ही तो कह रही है, उसका रोज़ का काम है ना ये। तुम आजकल के बच्चे ना कुछ नहीं समझते। अरे तुम्हें वैसा तो सब पता है, लेकिन शायद ये नहीं पता कि इस हालत में अगर तुम डिलीवरी करवाने आई औरतों को देखोगी तो तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। अरे मम्मी, ऐसा भी कुछ होता है क्या? मम्मी जी, किसी और की डिलीवरी करवाने से मेरे ऊपर कैसे फ़र्क पड़ सकता है? मैं कोई पहली बार थोड़ी ना ये सब करवाने जा रही हूँ। विनीता अपनी सास की एक नहीं सुनती और हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ से वापस आने के बाद, अरे मम्मी जी, आपको मेरी बहुत चिंता हो रही थी ना? ये देखिए, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जानती है, पूरी 5 डिलीवरी करवा कर आई हूँ, वो भी नॉर्मल वाली। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना विनीता को नहीं होगा कुछ भी। वो बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छा है बहू, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तू एकदम ठीक रहे। और आजकल जिसे देखो उसके ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, ये देख देख करना बहुत डर लगता है। चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं नर्स हूँ ना, रोज़ हॉस्पिटल में औरतों को सिखाती हूँ कि कैसे अपना ध्यान रखें ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। तभी अचानक हॉस्पिटल से डॉक्टर का कॉल आता है। कॉल पर बात करने के बाद, मम्मी जी, एक इमरजेंसी केस आ गया है, मुझे जाना होगा। अरे लेकिन अभी तो आई हो, कैसी डॉक्टर है तुम्हारी? उसे पता नहीं चलता क्या कि तुम प्रेग्नेंट हो? ऐसी हालत में तुम्हें ना बुलाए। अरे नहीं मम्मी जी, डॉक्टर की भी मजबूरी है। कह रही थी काफ़ी सीरियस केस है और हॉस्पिटल में उन्हें किसी दूसरी नर्स पर इतना भरोसा नहीं जितना मुझ पर है। मुझे लगता है कि तुम्हें मना कर देना चाहिए बहू। कुछ नहीं होगा मुझे मम्मी जी, मैं अभी डिलीवरी करवा के आती हूँ। कुछ देर बाद अंकित के पास हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। अरे मम्मी, जल्दी हॉस्पिटल चलिए, वहाँ विनीता की तबीयत खराब हो गई है। हे भगवान, सब ठीक करना, मुझे तो पहले ही डर लग रहा था। अंकित और सुषमा हॉस्पिटल पहुँचते हैं। क्या हुआ विनीता को? वो क्या है ना, विनीता एक नॉर्मल डिलीवरी करवा रही थी। केस बहुत ही सीरियस था और उस लेडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि विनीता खुद प्रेग्नेंट है तो वो अचानक से घबरा गई और उसे लेबर पेन शुरू हो गया। लेकिन अभी तो मेरी बहू का सिर्फ 8वां महीना चल रहा है। देखिए, ऐसा हो जाता है, उस औरत को दर्द में देखकर घबराहट की वजह से विनीता को ये हुआ है। अरे डॉक्टर, लेकिन डरने की कोई बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमने उसे एडमिट कर लिया है। तभी सब देखते हैं कि विनीता अपने हाथ में एक छोटे से बच्चे को लिए बाहर आती है। अरे विनीता, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हें दर्द हो रहा था, तुम बाहर क्यों आ गई? अरे दर्द हो रहा था तो क्या हुआ, मैंने वो दवाई ले ली जिससे जल्दी आने वाले लेबर पेन रुक जाते हैं। और वैसे भी डॉक्टर, उस औरत को मेरी ज़रूरत थी, उसकी देखभाल के लिए मुझे ठीक होना ही था। ये देखिए, उसका बच्चा एकदम सही सलामत है। अरे वाह मेरी बहू, तूने तो अपने तबीयत की परवाह ना करके किसी और की जान बचाई। मुझे तुम पर गर्व है विनीता। ऐसी ही थोड़ी ना वो हॉस्पिटल की सबसे अच्छी नर्स बनी है। मैंने कहा था ना मम्मी जी, मैं नर्स हूँ, मुझे अपने से पहले दूसरों की तकलीफ दिखाई देती है और मैं पहले अपने मरीजों की जान बचाती हूँ, फिर खुद की। सीतापुर गांव में रहती थी एक चुड़ैल, लेकिन इस बात से गांव के लोग अनजान थे। जब तक पूरे गांव की एक एक औरत के गहने मेरे पास नहीं आ जाते, मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगी।
चाहे इसके लिए मुझे लोगों को गायब भी क्यों ना करना पड़े। दूसरी तरफ गांव की औरतें बात कर रही थी। अरे सुन रही हो, ये देखो मैंने कल ही नया हार बनवाया है सोने का, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। अच्छा है ना, पहले तुम पहनो, फिर शादी में अपनी होने वाली बहू को दे देना। और क्या, सोने चांदी का यही तो फायदा है, जितना पुराना उतना महंगा। लेकिन एक एक पैसा बचाकर ये लेना सच में बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तभी वहां पहली का पति आ जाता है। गांव में एक औरत के घर के सोने के सारे गहने चोरी हो गए। लोग बातें बना रहे कि गांव में कोई चोर घुस आया है जो घर की कोई चीज को हाथ नहीं लगाता, पर सिर्फ सोने के गहनों को ही चुराता है। अब तुम ना अपने ये गहने संभाल कर रखना। हे भगवान, ये क्या बोल रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। दूसरी तरफ गांव के ही एक घर में रंजना रहती थी। उसके पति का गांव में चाउमीन का ठेला था। एक दिन उसके घर में एक औरत आती है। अरे रंजना, तू गांव में नहीं है तो सोचा तुम्हें बता दूं। गांव में बात चल रही है कि गांव में एक चोर घुस आया है जो घरों के सोने के गहने चुरा लेता है। अरे मैं तो सिर्फ ये कान की छोटी सी बाली ही सोने की पहनती हूँ, बाकी गहने तो मैंने गांव के बैंक में लाकर रखे हैं। ये क्या होता है? ना बाबा ना, हमारे गांव की औरतें तो गहने अपने पास ही रखती है। जब कहीं जाना हो तो बस अलमारी से गहने निकालो और पहन लो। दूसरी तरफ एक औरत हाथ में टोटके वाली छोटी सी गुड़िया लेकर घर में चली आती है। अरे कोई है? घर की औरत है क्या? क्या है ये गुड़िया? ये कोई ऐसी वैसी गुड़िया नहीं है, ये जादुई गुड़िया है। इसको घर की अलमारी में रखना। अगर तुम्हारे घर पर किसी की बुरी नजर होगी तो रात भर में ये पतली सी गुड़िया मोटी हो जाएगी। मैं कल आकर ये गुड़िया ले जाऊंगी और तुम्हारे घर की सारी बुरी नजर छूट जाएगी, समझी? अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की गुड़िया है, दे दो। कितने की है एक? अरे नहीं नहीं नहीं, ये फ्री की है। मेरा काम इस पूरे गांव को बुरी नजर से दूर रखने का है। हाँ। भली औरत उसके हाथ से वो गुड़िया लेकर अलमारी में रख देती है। लेकिन अगली सुबह जब वो उस गुड़िया को देखती है तो पतली सी गुड़िया मोटी हो चुकी होती है। हे भगवान, ये क्या? किसने मेरे घर को बुरी नजर से बांध रखा था? तभी वो गुड़िया वाली भी आ जाती है। मैंने कहा था ना, घर पर बहुत ज्यादा बुरी नजर है। लाओ, ये गुड़िया मुझे दे दो। औरत वो गुड़िया उठाकर उसे दे देती है। गुड़िया हाथ में आते ही वो औरत उसे लेकर सीधे गांव के बाहर की खाली हवेली में चली जाती है और साधारण औरत से चुड़ैल बन जाती है। अरे पगली, गांव वाली इस गुड़िया के पेट में तेरे घर के सारे गहने हैं। इतना बोलकर वो गुड़िया को फाड़ देती है और सारे गहने निकाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान, मेरे घर के सारे गहने चोरी हो गए। उस औरत के घर के आसपास लोगों का जमावड़ा हो जाता है और लोग बातें करने लगते हैं। लो जी, ये भी घर गया। पता नहीं कौन चोर है जो इतनी होशियारी से गहने चुरा लेता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन है। लोग तो घर से कहीं जाते भी नहीं है, न ताला लगे न घर खाली हो, फिर भी रातों रात गहने चोरी हो जाते हैं। अरे हम तो कहते हैं लोगों को बारी बारी चौकीदारी करनी चाहिए। चोर को तो पूरे गांव वाले मिलकर पकड़ ही लेंगे। लोग बारी बारी घरों की चौकीदारी भी करते हैं, लेकिन चोरी होने का सिलसिला रुकता ही नहीं। फिर एक दिन रंजना के पड़ोस से भी रोने की आवाज आती है। अरे आज ही घर की बुरी नजर उतरी और आज ही सारे गहने भी चोरी हो गए। कैसी बुरी नजर? क्या हुआ था? तभी वहां उस औरत का पति भी आ जाता है जिसके घर में गहनों की चोरी हुई थी। हाँ, मेरी बीवी ने भी किसी गुड़िया को घर में बुरी नजर उतारने के लिए रखा था, लेकिन अगले दिन गहने चोरी हो गए। अब रंजना को कुछ कुछ बात समझ में आ जाती है। वो गांव वालों से कहती है, देखिए अब आप लोग चिंता ना करें, जल्द ही चोर पकड़ा जाएगा। उस नजर उतारने वाली गुड़िया को आज मेरे घर कोई भेज देना। फिर क्या था, चुड़ैल को लोग रंजना के घर भेजते हैं।
पहली बार देखा है कोई खुद लुटने को तैयार बैठा है। तो तू है जिसे घर की बुरी नजर उतारनी है? ये ले गुड़िया, ये सुबह तक मोटी हो गई तो समझो तुमको और तुम्हारे घर वालों को नजर लगी है। हाँ हाँ, मैंने काफी सुना है। तुम ये गुड़िया मेरे घर छोड़ देना। अरे क्यों नहीं, कल सुबह आऊंगी जब गुड़िया तुम्हारे घर की सारी बुरी नजर लेकर मोटी हो जाएगी, ठीक है? अब क्या था, रात को रंजना ने पूरी नजर गुड़िया पर रखी। वो अपने पति और गांव के कुछ लोगों को घर की खिड़की से घर के अंदर नजर रखने को कह देती है, और फिर जो नजारा सब देखते हैं वो हैरान करने वाला होता है। गुड़िया धीरे से अलमारी खोलकर बाहर आती है। अलमारी के सारे गहने लेकर घर में जहां जहां गहने होते हैं वो लेकर अपने मुंह से खा जाती है। वो जितने गहने खाती उतनी ही मोटी हो जाती और फिर अलमारी में बंद हो जाती है। गांव वाले डर के मारे वहीं बेहोश हो जाते हैं। लेकिन सुबह जब वो औरत गुड़िया लेने आती है, रंजना उसका सामना करती है। ये देखो, गुड़िया कितनी मोटी हो गई है। लगता है मेरे घर में बहुत लोगों की नजर लगी है। लाला, ये गुड़िया मुझे दे दे। अरे बहुत कीमती गुड़िया है ये। तेरे घर की सारी बुरी नजर मैं गांव के बाहर वाली हवेली में फेंक आती हूँ। शाम को फिर लोगों के घर इसे लेकर जाना है ना। इसमें तो मेरी जान बसती है, जान। रंजना गुड़िया को चुड़ैल की तरफ बढ़ा देती है, लेकिन फिर वापस ले लेती है और गुड़िया के हाथ मोड़ देती है। जैसे ही गुड़िया के हाथ मोड़ती है, चुड़ैल का हाथ भी मुड़ जाता है। अच्छा, तो ये वो गुड़िया है जिसमें तुम्हारी जान बसती है। अब सुन चुड़ैल, तेरी सारी हकीकत सबके सामने आ गई है। या तो गांव वालों के गहने लौटा दे, नहीं तो मैं इस गुड़िया की गर्दन मोड़ दूंगी। चुड़ैल डर जाती है। अरे नहीं नहीं, मेरी गुड़िया दे दो, मैं सबके गहने वापस कर दूंगी। ठीक है, अब भी जा और सबके सारे गहने वापस कर। चल निकल यहां से। चुड़ैल सबके गहने लौटा कर रंजना के पास आती है। ला दे मेरी गुड़िया रंजना, इसके अंदर के गहने निकाल ले, लेकिन गुड़िया वापस दे दे। लेकिन रंजना जानती थी कि जैसे ही गुड़िया चुड़ैल को देगी उसकी शक्ति वापस आ जाएगी। चुड़ैल, तू तो चुड़ैल ही रहेगी, ये मैं जानती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं गांव छोड़कर चली जाऊंगी, किसी को परेशान नहीं करूंगी, वादा करती हूँ मैं। लेकिन रंजना उसकी एक बात नहीं सुनती और गुड़िया का सर उसके शरीर से अलग कर देती है। चुड़ैल सर अलग होती ही गायब हो जाती है। गांव वाले रंजना के साहस और बुद्धि की खूब प्रशंसा करते हैं। लो भाई बब्बन, बन गई तस्वीर। जरा देखकर बताओ कैसी बनी है। अरे भाई मोहन, मेरी सलाह मानो तो तुम रहने ही दो। एक पेंटर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ, तुमने सही कहा, मुझे भी कुछ ऐसा लगता है। खैर, आज शाम की गाड़ी से मैं शहर वापस जा रहा हूँ। कुछ जरूरी काम आ गया है। शहर से वापस आने के बाद तुमसे मिलता हूँ। मोहन अपने घर के दरवाजे पर ताला लगा देता है और वहां से चला जाता है। फिर उसी रात अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। चारों तरफ डरावना माहौल बन जाता है। तभी मोहन की बनाई हुई पेंटिंग की वो औरत एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है और पेंटिंग से बाहर आ जाती है। चुड़ैल घर के बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दो चोर लाला सुखीराम के घर से चोरी करके भाग रहे होते हैं। दोनों भागते भागते गांव के चौराहे के पास पहुंच जाते हैं। तभी अचानक वो चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि आज अमावस्या की रात है, आज हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ भाई बिल्ला, तुमने बिल्कुल सही कहा। जरा इसके दांत तो देखो कितने बड़े हैं। चुड़ैल उन दोनों की तरफ बढ़ती है। अरे चुड़ैल दीदी, तुम चाहो तो ये सारे पैसे और जेवर ले लो, लेकिन हम दोनों को कुछ मत करना।
पैसे और जेवर के लालच में तुम इंसान बिकते हो, हम चुड़ैल नहीं। तभी चुड़ैल उन दोनों चोरों को पुतले बना देती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, अब कोई मुझसे नहीं बच सकता। चुड़ैल अपने अगले शिकार की खोज में वहां से चली जाती है। गांव की दूसरी ओर जाने पर चुड़ैल को हरिया, बिरजू और बब्बन दिखाई देते हैं। आज संडे है, आज कपिल शर्मा शो देखने का दिन है। जोर से बोलो। आज संडे है। मैंने नहीं सुना। आज संडे है, आज कपिल शर्मा देखने का दिन है। ये हुई ना बात। अरे ये कपिल शर्मा कौन है जो ये लोग उसे देखने के लिए इतने उतावले हुए जा रहे हैं? खैर, मुझे क्या, मैं अभी इन दोनों को मसाज चखाती हूँ। चुड़ैल तेजी से उड़कर उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कपिल शर्मा शो बाद में देखना, पहले मुझे देख लो। बब्बन चुड़ैल को देखते ही पहचान जाता है। अरे ये तो तस्वीर वाली औरत के जैसी दिख रही है, मुझे अभी नहीं मरना है। अरे भागो रे। तीनों वहां से भाग खड़े होते हैं। बब्बन तो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन हरिया और बिरजू को चुड़ैल पकड़ लेती है और उन्हें पुतला बना देती है। फिर चुड़ैल बब्बन को पकड़ने के लिए उसका पीछा करती है, लेकिन बब्बन उसे कहीं नहीं दिखाई देता। अरे वो मोटा तो बड़ा तेज भागता है, शायद उस तरफ गया होगा। बब्बन एक दीवार के पीछे छुपकर बैठ जाता है और चुड़ैल उसके सामने से आगे निकल जाती है। बाल बच गया। अगली सुबह बब्बन सभी गांव वालों को सारी बात बता देता है। फिर उस चुड़ैल के डर से रोज शाम होते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था और कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। अरे ये क्या हो गया, इतनी देर से घूम रही हूँ, अभी तक एक भी आदमी नहीं मिला। अरे कहाँ मर गए सबके सब। चुड़ैल वहां से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मोहन गांव वापस आता है। बब्बन उसे बताता है कि उसकी बनाई तस्वीर से एक चुड़ैल बाहर आ गई है। मोहन समझ जाता है कि ये कोई आम कागज नहीं है। वो जो भी उस कागज पर बनाएगा वो असलियत का रूप ले लेगा। अरे मोहन भाई, अब तुम क्या करने वाले हो? मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरकीब है। मैं इस कागज पर उस चुड़ैल की एक ऐसी तस्वीर बनाऊंगा जिसमें वो तपती धूप के नीचे खड़ी दिखाई देगी, और फिर जैसे ही सवेरा होगा वो चुड़ैल इस कागज से निकलकर बाहर चली जाएगी और सूरज की तेज धूप में जलकर राख हो जाएंगी। मोहन बिल्कुल वैसे ही तस्वीर बना देता है और जैसे ही सवेरा होता है वो चुड़ैल कागज से निकलकर बाहर धूप में चली जाती है और सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती और जलकर राख हो जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। और इस तरह चुड़ैल के जलते ही पुतले बने सभी लोग पहले की तरह इंसान बन जाते हैं। हे गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। इस होली सीजन पर हेलो ऐप पर खुशियों के रंग जमाएं और 2 करोड़ रुपए तक के प्राइज जीतिए हेलो के नए होली कैश धमाका के साथ। हेलो ऐप लाया है होली कैश धमाका, जिसपे आपको कुछ नहीं करना, बस एक गेम खेलना है और उसके जरिए आप मजेदार कैश प्राइजेस भी जीत सकते हैं।
तो जल्दी से डाउनलोड करो हेलो ऐप और इस कॉन्टेस्ट के मैक्सिमम बेनिफिट्स लो 3 से 9 मार्च के बीच। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी सुधा नाम की एक लड़की की है। सुधा एक बहुत ही आलसी लड़की थी। घर के काम करना तो दूर, वो एक गिलास पानी के लिए भी अपनी माँ पर निर्भर थी। अरे अब उठ भी जा नालायक, 10 बजे तक सोती रहती है। अरे कुछ तो घरेलू लड़कियों वाले लक्षण दिखा। सोने दो ना माँ, क्यों परेशान कर रही हो? अरे भाग्यवान, क्यों मेरी बिटिया को तंग कर रही हो? सोने भी दो इसे। लो, बाप बेटी दोनों एक जैसे हैं। देख लेना, आपकी ये लाडली ससुराल जाके हमारी नाक कटाएगी। मैं कहती हूँ अब भी वक्त है, अपनी ये आदतें सुधार ले, वरना ससुराल में तेरी सास कान खींच कर तुझे सीधा करेगी। वही तुझे सबक सिखाएगी। दुनिया में आज तक कोई ऐसी सास पैदा नहीं हुई माँ, जो सुधा चोपड़ा को सबक सिखा सके। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सुधा की शादी एक ऐसे घर में हो जाती है जहां उसकी सास एक रिटायर्ड पुलिस वाली थी। अब कहानी में मजा आएगा। हाँ माँ, यहाँ सब बहुत अच्छा है। मेरे ससुराल के लोग भी ना बहुत मिलनसार हैं। ठीक है माँ, मुझे नींद आ रही है, फोन रखती हूँ माँ। ठीक सुबह 5 बजे। अरे जल्दी उठो भाग्यवान, वरना कयामत आ जाएगी। हैं? अरे क्या हुआ? कौन सी कयामत आ जाएगी? अरे मेरी माँ आ जाएगी। तुम नहीं जानती, इस घर में सिर्फ मेरी माँ का हुक्म चलता है। सबको सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़कर हॉल में पहुंचना ही पड़ता है। अरे अब इंसान क्या अपनी नींद भी पूरी नहीं करेगा? यहाँ मजाक चल रहा है क्या? तभी वहां सुधा की सास आ जाती है। अटेंशन! मजाक तो तू समझ रही है बाबू, ये मेरा घर है और यहाँ हर किसी को डिसिप्लिन में रहना होगा। अटेंशन! अरे माँ जी, लेकिन इतनी सुबह कौन उठता है? कौन होता है मतलब? हम सभी उठते हैं, रोज उठते हैं, और अब से तुझे भी उठना पड़ेगा। आखिर मैं पुलिस वाली जो ठहरी। अटेंशन! अरे माँ जी, लेकिन अब तो आप रिटायर हो गई हो ना। तो क्या हुआ? शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, शिकार करना नहीं छोड़ता। उसी तरह हम पुलिस वाले रिटायर होने के बाद भी अपने अनुशासन में ही जीवन जीते हैं। चलो अब बेकार की बहस बंद करो और उठकर हॉल में चलो। अभी आधा घंटा तुम सबकी परेड चलेगी। अटेंशन! अरे मैं कोई परेड वरेड नहीं करने वाली। सुधा की सास अपनी बहू का ये बर्ताव देख झल्ला उठती है। गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ी है? यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। अटेंशन! इतना कहकर सुधा की सास चली जाती है। अपनी सास का ये रूप देखकर सुधा घबरा जाती है और जल्दी से उठकर बाहर चली जाती है। उस दिन से सुधा की जिंदगी बदल जाती है। हाय, थक गई मैं तो। ये घर है या जेल? कितना काम करना पड़ता है। लाइए दीदी, 2 रोटियां और दीजिए, मुझे बड़ी भूख लगी है। ठहर जा बहू, ये तू क्या कर रही है? मैंने सबके खाने का हिसाब तय कर रखा है। तुम 4 रोटी से ज्यादा नहीं खा सकती और ये मिर्च मसाला भी नहीं चलेगा। मेरी बहुएं एकदम फिट होनी चाहिए। अटेंशन! क्यों माँ जी, आप हमें दंगल में लड़ने के लिए तैयार कर रही हैं क्या? क्या कर रही हो सुधा? माँ जी को मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। चुप करके खाना खा लो, इसी में भलाई है। इस तरह धीरे धीरे सुधा अपने सास के रंग में पूरी तरह रंग जाती है, लेकिन इसका उल्टा ही असर पड़ता है। सुधा अपनी सास से भी ज्यादा अनुशासन की पक्की हो जाती है।
सुधा की सास तो सबको 5 बजे उठाती थी, लेकिन सुधा सबको 4 बजे ही उठा देती थी। दूसरी तरफ सुधा की सास की उम्र भी हो चलती है। माँ जी, आजकल आप सुबह उठने में बहुत आनाकानी करती हैं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए अब मुझे छोड़ दे। इतने सवेरे उठना और कसरत करना अब मेरे बस की बात नहीं है। माँ जी, आप मैदान छोड़ के भाग रही हैं। आप तो पुलिस वाली हैं। अटेंशन। अरे अब कहाँ की पुलिस वाली, अब तो मैं रिटायर हो चुकी हूँ। बस बहुत हो गया, अब तुम सब जैसे चाहे वैसे जिंदगी जियो और मुझे भी जीने दो। अपनी सास को गिड़गिड़ाते देख सुधा मन ही मन मुस्कुराती है। इस तरह उस दिन के बाद से सुधा के ससुराल वाले एक सामान्य जीवन जीने लगते हैं।